मैंने आपको बताया था प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो अपने प्रारंभिक मार्ग से थोड़ा सा हट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम बताए थे। पहला नियम बताया था आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में रहते हैं। दूसरा नियम हमने ये बताया था किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए एक माध्यम में आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन के एक निश्चित अनुपात होता है, जिसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। हमने आपको ये भी बताया था प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो अपवर्तनांक को हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल के संबंध के रूप में भी बता सकते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक संकेत मिलती है 1μ2 या 1n2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1μ2 उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक संकेतों में लिखेंगे 1m2। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 मान लेते हैं बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2। अगर मान लीजिए पहला माध्यम वायु है या निर्वात है तो इसका जो अपवर्तनांक आएगा वो कहलाएगा निरपेक्ष, और दोनों अलग अलग माध्यम है तो कहलाएगा सापेक्ष। तो सापेक्ष अपवर्तनांक में दोनों ही माध्यम होंगे जिनमें वायु या निर्वात नहीं होगा, लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम वायु होगा या निर्वात होगा। निर्वात ये अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि ये अपवर्तनांक एक विमाहीन राशि है। अब हम देखते हैं, अभी तक दो माध्यम के बारे में पढ़ रहे थे हम। ये बताया था हमने जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब के पास आ जाती हैं। ये भी बताया था हमने जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। इसी प्रकार से हम देखो, पहला माध्यम लिया है वायु, दूसरा लिया है जल और तीसरा लिया है कांच, फिर वायु। प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है, ये अभिलंब है, यहाँ कोण बन रहा है आपतन कोण I1। प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही है, वायु के सापेक्ष जल एक सघन माध्यम है, इसलिए अभिलंब के करीब आएगा। I1 बड़ा होगा, R1 छोटा होगा। अब देखिए यहाँ जल में ही चल रही है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है वो ये एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये R1 है तो ये भी R1 होगा। अब आप देखिए यहाँ माध्यम बदल रहा है, जल से कांच में जा रही है, तो जल के मुकाबले कांच अधिक सघन है, इसलिए अभिलंब के और करीब आएगा, तो ये R2 हो जाएगा। अब देखिए कांच से कांच में जा रहे हैं तो ये R2 जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब कांच से वायु में जा रहा है, ये फिर इसके बराबर हो जाएगा, I1 के बराबर ही हो जाएगा। तो मैं जब वायु और जल की बात करूंगा तो लिखूंगा मैं AμW बराबर साइन I1 बटे साइन R1, I1 बटे R1, WμG साइन R1 बटे साइन R2, ये R1 है ये R2 है, GμA साइन R2 बटे साइन I1, ये R2 है ये I1 है। देखिए स्नेल के नियम से WμG AμW देखें आप, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन I1 अपॉन साइन R2, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन R1 अपॉन साइन R2, ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन R2 बटे साइन I1। अब हम तीनों को गुणा कर दें, देखिए गुणा कर रहे हैं हम, AμW इसको गुणा WμG इसको गुणा GμA इसको, तीनों को लिख लिया, फिर लिखा साइन A बटे साइन R1, साइन R2 बटे साइन R1 बटे साइन R2 गुणा साइन R2 बटे साइन I1। ये आपस में कट गए और ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, ये सब कट जाता है तो यहाँ बचता 1। AμW गुणा WμG गुणा GμA बराबर 1। इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में।
होता क्या है, आपको उन 3 में से कोई 2 दे दिए जाएंगे, तीसरा आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिए। और एक बात और याद रखिए, मैं बता रहा हूँ, भूल गया आपको। अगर मान लीजिए a म्यू g का मान मान लो कहीं 3/2 है, तो g म्यू a का मान 2/3 हो जाएगा। मतलब ये उत्क्रम नहीं होते हैं। तो हमने अभी ये पढ़ा अपवर्तनांक के बारे में। इसके आधार पर भी न्यूमेरिकल करने को आता है बोर्ड एग्जाम में। इस फार्मूले को बहुत याद रखिए, और इस फार्मूले के आधार पर भी न्यूमेरिकल करने को आता है एग्जाम, और इस आधार पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। ये हालांकि एक नंबर में आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत आते हैं एग्जाम।